हॉलीडे। ठीक है, देखिए कहता है कि एवरी वर्कर शैल अवेल 1 डे इन ए वीक एज वीकली हॉलीडे। समझे, सभी श्रमिक सप्ताह में एक दिन की साप्ताहिक अवकाश प्राप्त करेंगे। तो ये तो प्रावधान हम लोग देख लिए थे। अगला प्रावधान है कंपनसेटरी हॉलीडे। कंपनसेटरी हॉलीडे, क्षतिपूर्ति अवकाश, इसका हिंदी है क्षतिपूर्ति अवकाश। नहीं साफ आ रहा है, रुकिए इसको डिलीट करते हैं। देखिए कंपनसेटरी हॉलीडे, क्षतिपूर्ति अवकाश। क्षतिपूर्ति अवकाश, क्षति में नुकसान, आपूर्ति माने भरपाई, अवकाश किसका क्षतिपूर्ति? अवकाश का। तो अवकाश का क्षति कब होगा? यदि अवकाश के दिन हम उसको काम पर रख देते हैं। इफ एनी वर्कर इज एम्प्लॉयड ऑन हिज वीकली हॉलीडे, जैसे मानिए मंडे को किसी का साप्ताहिक अवकाश है, हम कह दिए कि भाई ये वर्कर जो है वो आज छुट्टी पर है, बीमार है या जो भी है, आप मंडे को आ जाओ। तो मंडे का उसका वीकली हॉलीडे है, मंडे को उसको एम्प्लॉय कर लिए। इसका मतलब है कि उसका वीकली हॉलीडे का हमने क्या किया? क्षति कर दिया, लॉस कर दिया। तो उसको क्या करना है? पूर्ति करना है। तो बहुत ऐसे कानून हैं, जैसे आप दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में जब जाइएगा तो कहता है कि अगर वीकली हॉलीडे को काम ले लिए तो उस दिन का डबल मजदूरी दे दीजिए। एगो छुट्टी का मजदूरी, एगो काम का मजदूरी, बात खत्म। लेकिन ये कहता है कि नहीं, छुट्टी के बदले क्या देना होगा? छुट्टी देना होगा। तो देखिए ऐसे मानिए कि उसका आज कौन दिन है? मंडे। मंडे को उसका वीकली हॉलीडे, लेट इट कि मंडे इज द वीकली हॉलीडे ऑफ दैट वर्कर। उस श्रमिक की साप्ताहिक अवकाश मंडे को है। वो काम किया ट्यूसडे को, वह वेडनेसडे को काम किया, वो थर्सडे को काम किया, वो फ्राइडे को काम किया, वो सैटरडे को काम किया, वो संडे को काम किया, और फिर से उसका मंडे को जो छुट्टी है उस दिन आपने क्या किया? काम ले लिया। काम ले लिया। तो जैसे काम ले लिए उसके साप्ताहिक अवकाश का क्या हुआ? क्षति हो गया। अब कानून कहता है कि छुट्टी के बदले छुट्टी देना होगा। और एंड एनी वर्कर शैल नॉट एम्प्लॉय मोर देन 10 डेज विदाउट वीकली हॉलीडे। और कोई भी श्रमिक बिना साप्ताहिक छुट्टी के लगातार 10 दिन से अधिक नियोजित नहीं होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 7 दिन होगा। हमारे पास 3 दिन बच गया। यानी इसके बदले आप ट्यूसडे को दीजिए, 8वां दिन हो गया। इसके बदले आप वेडनेसडे को दीजिए, 9वां दिन हो गया। इसके बदले आप थर्सडे को दीजिए, ये 10वां दिन हो गया। यानी एम्प्लॉयर के बस में है कि आप इस दिन के बदले इस दिन कभी दे दीजिए। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, इफ मैनेजमेंट डज नॉट इन्फॉर्म द वर्कर ऑन विच डे he will avail weekly holiday against या एज कंपनसेटरी हॉलीडे या अगेंस्ट मंडे। ये मैनेजमेंट खबर नहीं करता है कि आप मंडे के बदले इन तीनों दिन में किस दिन छुट्टी पर रह जाइएगा। अगर नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक उसका फ्राइडे को नहीं आएगा, ऑटोमेटिक फ्राइडे को नहीं आएगा, समझे? तो इसके बदले ये मैनेजमेंट जो है 3 दिन में किसी दिन बता देगा कि इसके बदले इस दिन तुम नहीं आना, समझे? अगर नहीं बता रहे हैं तीनों में किसी दिन, तो चौथा दिन क्या होगा? ऑटोमेटिक नहीं आएगा। इसलिए कि हमारा 10 दिन का जो टेन्योर है लॉक हो गया। ठीक है। अब दूसरा है कि एक और छुट्टी होता है जिसको कहते हैं नेशनल हॉलीडे।
सुने हैं? या अदर हॉलीडे प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जैसे 15 अगस्त। तो 15 अगस्त क्या है? नेशनल हॉलीडे है। 15 अगस्त को पूरे देश को बंद रखना है, तो क्या कारखाना 15 अगस्त को बंद कर दिया जाए? नहीं। इसलिए कि 15 अगस्त को बंद कर दीजिएगा, उसका स्टीम जो है वो ठंडा हो जाएगा 24 घंटा में, तो फिर से रीस्टार्ट करने में उसको 7 दिन लग जाएगा। एक चीनी मिल को रीस्टार्ट होने में कम से कम 72 घंटा लग जाता है, लगभग 48 से 72 घंटा उसको लग जाता है रीस्टार्ट होने में। और वो बड़े बड़े उससे भी हेवी जो प्लांट है उसको रीस्टार्ट होने में और ज़्यादा लगेगा। इसलिए कि जब तक स्टीम नहीं बनेगा, वो स्टीम उसके पूरे इंजन के अंदर फ्लो करेगा, और जब स्टीम जब पूरे इंजन के अंतर्गत फ्लो करेगा तब उसका पार्ट्स जो है मूव करना शुरू हो जाएगा, समझे? तो जब इतने हेवी मशीन होते हैं उसमें जब तक उसके अंदर स्टीम का फ्लो नहीं होगा तब तक उसका पार्ट मूव नहीं करेगा, समझे? ये मूवमेंट में 7 दिन लग जाएगा। तो एक दिन छुट्टी के चक्कर में 7 दिन परेशानी, तो ये कभी नहीं होता है, समझे? 15 अगस्त को भी बोकारो स्टील प्लांट चलता है, बरौनी वाई रिफाइनरी काम कर रहा है। 15 अगस्त के दिन अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट वाला, तो प्राइवेट जब सरकारी चल रहा है तो प्राइवेट ऑब्वियस है, नेचुरल है कि प्राइवेट ऑटोमेटिक चलेगा। तो अगर माने लेट इट कि 15 अगस्त को 15 अगस्त है तो कुछ वर्कर तो काम करेगा 15 अगस्त को, ऐसा नहीं है कि टोटल वर्कर को छुट्टी पर दीजिएगा, कुछ वर्कर से काम लेगा, तो इसका भी क्षति हो गया। तो इसके लिए दूसरा प्रावधान कहता है, इसके लिए कहता है कि इन सच सिचुएशन या इन केस ऑफ अदर हॉलीडेज, अन्य अवकाश की स्थिति में सेम मंथ और विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months द एम्प्लॉयर शैल गिव या प्रोवाइड कंपनसेटरी हॉलीडे। यानी सेम मंथ मतलब 31 अगस्त तक, यही सेम मंथ हो गया, और विद इन 2 months यानी 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर और 14 अक्टूबर, यह हो गया 2 months, यह हो गया सेम मंथ। तो उसी माह या कितने दिन के अंदर? 2 माह के अंदर इसके बदले दे देना। अब अगला प्रावधान में आएगा कि कैसे बैलेंस करता है, इसलिए कि छुट्टी देने के लिए वो एडिशनल वर्कर को एम्प्लॉय करके तो नहीं रखेगा, तो छुट्टी देने के लिए एडिशनल वर्कर नेवर कभी वो एम्प्लॉय करके नहीं रखेगा, इसलिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो कैसे इसको एडजस्ट करता है, समझे? विदाउट एम्प्लॉइंग एडिशनल वर्कर ये कैसे एडजस्ट कर लेता है, ये मैटर यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दिए ना? ठीक, चलिए अगला है स्प्रेड ओवर, समय विस्तृति। समय विस्तृति, अब ये जानना है कि व्हाट इज स्प्रेड ओवर, समय विस्तृति है क्या? तो समय विस्तृति है कि कमेंसमेंट फ्रॉम वर्क या कमेंसमेंट ऑफ वर्क, कार्य को प्रारंभ करना, टर्मिनेशन फ्रॉम वर्क, टर्मिनेशन फ्रॉम वर्क, कार्य से हटना, ऑन एनी डे यानी किसी भी दिन कार्य को प्रारंभ करना और उस दिन कार्य करके हटना, यानी कार्य से वापस घर पर आना। तो ये दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है उसी को कहा जाता है स्प्रेड ओवर। बहुत हमको टेंशन, उधर लॉक कीजिए, उधर लॉक कीजिए, उधर बंद कर दीजिए। तो देखिए, ये कमेंसमेंट ऑफ वर्क, कार्य प्रारंभ करना और कार्य से हटना, ये दोनों के बीच की अवधि होता है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लिमिट किया है। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर जो है 16 घंटा 18 घंटा एम्प्लॉय करते रहे, समझे? आज 18 घंटा काम ले, कहे कि 2 दिन नहीं रखो, ऐसा नहीं, मरिए जाएगा, समझे? तो इसको कहते हैं स्प्रेड ओवर। क्या है? तो द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम लिमिट फॉर एनी वर्क एम्प्लॉयर
टू रिटेन एनी वर्कर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी डे, नियोजक को अधिकतम अनुमतिप्रद समय सीमा जितने समय तक वह किसी भी श्रमिक को किसी भी दिन कार्य के लिए रोक कर रख सकता हो, इसको कहा जाता है स्प्रेड ओवर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये 10.5 घंटा है, यानी एनी एम्प्लॉयर में एम्प्लॉय एनी वर्कर ऑन एनी डे 10.5 आवर्स मैक्सिमम, समझे। तो नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम कोई भी एम्प्लॉयर एक दिन में 10.5 घंटा एम्प्लॉय करेगा, और इन स्पेशल कंडीशन में वो एम्प्लॉय करेगा 12 आवर्स इन ए डे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में 10.5 आवर्स इन ए डे और स्पेशल कंडीशन में 12 आवर्स इन ए डे। अब जितना ज़्यादा वो एम्प्लॉय कर लिया वो उसका हो जाएगा ओवर टाइम, ओवर टाइम। ठीक है, तो ओवर टाइम हो जाएगा। तो इसका अगला प्रावधान हम लोग पहले देखेंगे रेस्ट इंटरवल, तब उसको देखेंगे ओवर टाइम। अब रेस्ट इंटरवल में देखिए, ये सारे वर्कर को रेस्ट इंटरवल, अब जितने भी वर्कर हैं वो सभी वर्कर को आधा घंटा रेस्ट इंटरवल दिया जाएगा। एवरी वर्कर शैल अवेल हाफ एन आवर रेस्ट इंटरवल, विश्राम अवकाश उसको मिलेगा। अब यहाँ हमारा प्रॉब्लम है कि जब एवरेज डेली आवर्स ऑफ वर्क देखे थे, वह एवरेज आ रहा था 8 आवर्स, और जब हम पहला प्रावधान देखे डेली आवर्स ऑफ वर्क जो फिक्स था इस कानून में, डेली आवर्स ऑफ वर्क था 9 आवर्स। जब हम स्प्रेड ओवर देख रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में स्प्रेड ओवर जो है वो नॉर्मल में है 10.5 आवर्स, और स्पेशल में जब स्प्रेड ओवर देख रहे हैं, स्प्रेड ओवर स्पेशल कंडीशन में, तो ये आ रहा है 12 आवर्स। तो कहता है कि आधा घंटा रेस्ट इंटरवल होगा, तो ये 3 कंडीशन में ही अप्लाई होगा, आधा घंटा, और कंटिन्यूअस वर्क करेगा 5 आवर्स। मैक्सिमम कंटिन्यूअस वर्क इससे लिया जाएगा, लगातार कार्य लिया जाएगा, कंटिन्यूअस वर्क मैक्सिमम होगा 5 आवर्स, मैक्सिमम 5 आवर्स। अब यह कंडीशन आ गया क्योंकि ऑलरेडी हमारा है कि हाफ एन आवर हमको देना है रेस्ट इंटरवल, तो यहाँ भी आधे घंटा मिलेगा। लेकिन जब यहाँ 5 आवर्स को जब देखेंगे तो बच जाएगा। तो कहता है बट इन स्पेशल कंडीशन द मैक्सिमम कंटिन्यूअस वर्क शैल बी 6 आवर्स, मैक्सिमम कंटिन्यूअस वर्क जो होगा वह 6 आवर्स होगा। अब 6 आवर्स पर हम बैठाएंगे, 6 आवर्स, हाफ एन आवर और 5.5 आवर, इस तरह से ये कंटिन्यूअस वर्क हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क, अतिकाल कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क, अतिकाल कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी। ठीक है, हमारा कानून कहता है कि कोई भी वर्कर है, एडल्ट वर्कर, क्योंकि ओवर टाइम वही करता है, जो चाइल्ड है वो ओवर टाइम नहीं करते, तो इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर एडल्ट वर्कर। यह एडल्ट वर्कर के लिए ही केवल लागू है, नॉन एडल्ट यानी चाइल्ड के लिए लागू नहीं है। तो कहता है कि अगर कोई एडल्ट वर्कर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे, यानी एक दिन में 9 घंटा से अधिक, या और मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक, अगर उसको एम्प्लॉय करते हैं तो जितना ज़्यादा होगा वो माना जाएगा ओवर टाइम, अतिकाल।
मैंने ज़्यादा जो हमारा प्रेस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ वर्क है उससे ज़्यादा हम एम्प्लॉय हुए, काम किए, और उसके लिए क्या है, एक्स्ट्रा वेजेस देना है। समझे? एक्स्ट्रा वेजेस क्या होता है, डबल द सिंपल अमाउंट ऑफ वेज, यानी कि ओवर टाइम के लिए, ओवर टाइम की स्थिति में डबल दिया जाता है वेज, डबल द सिंपल अमाउंट ऑफ वेज, सिंपल अमाउंट ऑफ वेज। जो हमारा सामान्य मजदूरी है उसका डबल का पेमेंट होता है। जैसे मानिए 1 घंटा का हमारा सामान्य मजदूरी 200 रुपया है, तो 1 घंटा ओवर टाइम का कितना हो जाएगा, 400 रुपया। यानी 1 आवर लेट, मानिए 1 आवर नॉर्मल वर्क के लिए हमारा अगर 200 रुपया है, तो 1 आवर ओवर टाइम वर्क के लिए कितना हो जाएगा, ओटी वर्क के लिए हमारा हो जाएगा डबल, यानी 200 का डबल 400। इस तरह से उसका पेमेंट होगा। अब नॉर्मली हमको ये जानना चाहिए कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, कि हम कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ क्या कह दिया, मोर देन 9 आवर्स इन ए डे, मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक, और वीक में कितना दिन काम लेना है, 6 डेज इन ए वीक लेना है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे ये थोड़ा जान लीजिए, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जैसे मानिए कि 9 आवर्स 9 9 9 9 9 6 डेज में रोज़ 9 लिए, दूसरे से लिए 10 10 10 10 7 7, समझे। तीसरे से लिए 8 8 8 7 10 8। अगला से लिए 11 11 11 7 7 7। इस तरह से लिए। हमारा कानून क्या कहता है कि मोर देन 9 आवर्स पर डे से अधिक हो जाए या 48 आवर्स पर वीक से अधिक हो जाए तो उसको माना जाएगा ओवर टाइम। अब यहाँ 9 आवर से किसी दिन अधिक हुआ है, 9 आवर से अधिक नहीं हुआ है। अब टोटल को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 54, तो 48 से कितना एक्सीड कर गया 6 आवर्स का ओटी मिलेगा। अब यहाँ देखें, यहाँ 1 आवर एक्सीड किया, 1 आवर एक्सीड किया, 1 आवर एक्सीड किया, 1 आवर एक्सीड किया, यानी 9 से 10 है तो 1 घंटा अधिक है, 9 से 10 है 1 घंटा, सब 1 घंटा एक्सीड कर रहा है। टोटल जोड़ेंगे 54, कितना घंटा एक्सीड कर गया 6 घंटा, तो 6 घंटा 6 आवर्स एक्सीड कर गया। अब ये क्वेश्चन होता है कि अगर डेली आवर्स ऑफ वर्क से एक्सीड करे और वीकली आवर्स ऑफ वर्क से एक्सीड कर जाए, दोनों से एक्सीड कर जाए, दोनों से ज़्यादा हम ले लिए, तो यहाँ केस में वह दो पकड़ा गया कि हम 9 आवर्स पर डे से भी ले लिए हैं और 48 आवर्स पर वीक से भी ज़्यादा ले लिए हैं। अगर यह कंडीशन है तो जो भी हाईएस्ट है दोनों में वो ओटी माना जाएगा। यानी कि यहाँ 1 1 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया और वीकली के हिसाब से 6 हो जाएगा, तो उसका ओटी हो जाएगा कितना 6 आवर्स का ओटी हो जाएगा। फिर से यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ 1 आवर एक्सीड किया और टोटल कितना हो गया 49। तो इसमें कोई बात नहीं है, दोनों में 1 घंटा का है, यहाँ भी 1 है और वहाँ भी 1 है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ 2 आवर्स, यहाँ 2 आवर्स, यहाँ 2 आवर्स, इसको जोड़ें 54। फिर से यहाँ पकड़ा गया कितना 6 और यहाँ भी 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह 6 है।
ठीक है। कभी एक और देख लिया जाए, 10 10 7 7 7 7, टोटल एग्रीगेट कितना हुआ? 48 एग्रीगेट हुआ, कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ 1 1, फिर भी 2 घंटा का ओटी मिल जाएगा। वीकली से एक्सीड नहीं किया, वीकली को बैलेंस कर दिया, लेकिन डेली आवर्स ऑफ वर्क एक्सीड कर गया, फिर से उसको 2 घंटा का ओटी पेमेंट होगा। ठीक है। इसलिए कि हर आदमी का फिजिकल फिटनेस होता है, अगर लंबा समय तक काम लीजिए उसके बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ बैलेंस किया गया कि आप ज़्यादा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ले लीजिए और दूसरे दिन कम आवर्स ले लीजिए और दोनों बैलेंस कर दीजिए, नहीं, एवरेज आवर्स ऑफ वर्क पर डे आप मेंटेन कीजिए। इसलिए ओटी का ये प्रोविज़न यहाँ मेंशन किया। देखिए, महिलाओं के नियोजन पर प्रतिषेध कहता है कि महिला नियोजित नहीं होगी। कब से कब? तो कहता जनरल नॉर्मल कंडीशन में 7 PM to 6 AM, इसको कहिएगा बिटवीन 7 PM एंड 6 AM, शाम 7 बजे तथा सुबह 6 बजे के बीच में वीमेन शैल नॉट एम्प्लॉय इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन। और स्पेशल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में वो उनको शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। अब जो है स्पेशल कंडीशन में 10 PM to 5 AM नहीं एम्प्लॉय किया जाएगा इन स्पेशल कंडीशन। विशेष स्थिति में जो है उनको रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नियोजित नहीं किया जाएगा। समझे? ये फैक्ट्रीज, ओनली फॉर फैक्ट्रीज है। अब यहाँ एक सिचुएशन आ जाता है कि आप इसको नॉर्मल कंडीशन को हम लेकर के स्टडी करें, कि नॉर्मल कंडीशन को लेकर के अगर स्टडी करते हैं तो एक नया चीज़ दिखाई दे देगा। नया चीज़ क्या दिखाई देगा कि हमारा एक शिफ्ट जो है वो कितने घंटा का होता है? 8 आवर्स का, 8 आवर्स का शिफ्ट होता है। अगर हम 7 PM में कोई शिफ्ट शुरू करें तो ये समाप्त हो जाएगा 3 AM में। अगर 8 PM में शिफ्ट शुरू करें तो ये समाप्त हो जाएगा 4 AM में। 9 PM में अगर शिफ्ट शुरू करें ये हो जाएगा 5 AM में। और 10 PM में अगर शिफ्ट शुरू करते हैं तो ये शिफ्ट लास्ट करता है, ये शिफ्ट हमारा लास्ट करेगा, यह 6 AM में लास्ट कर जाएगा। तो अगर विंटर सीजन हो, समर सीजन हो या रेनी सीजन हो, ये तीनों सीजन को अगर ध्यान में रखते हुए नाइट शिफ्ट को हमको फिक्स करना है, then it will be more perfect and suitable for everyone, either from the part of home or the transportation or anyone। चाहे वो यातायात की बात हो, चाहे परिवार, घर परिवार की बात हो, नहीं समझे, या नॉर्मल लाइफ की बात हो, सबसे परफेक्ट नाइट शिफ्ट होगा। 10 बजे से शुरू हो और 6 बजे समाप्त हो जाए, जाड़ा गर्मी बरसात कोई। तो नॉर्मली जो है वो नाइट शिफ्ट आप देखिएगा जनरल में यही, इसी नाइट शिफ्ट को हर जगह प्रेफर किया जाता है। ठीक है। और महिला को स्पेशल कंडीशन में लिख रहे हैं कि 10 PM to 5 AM है, नहीं समझे, 10 PM to 5 AM ही है, 5 AM ही रेस्ट्रिक्टेड है, समझे। अब दूसरा चीज़ एक जानना चाहिए कि फिशरी इंडस्ट्री, फिशरी को इंडस्ट्री का रिकॉग्निशन है, मान्यता है। फिशरी को इंडस्ट्री की मान्यता है, समझे, और इंडिया में ही है।
बिहार में आइएगा, वो फिशरी पहले कहाँ था, पहले एग्रीकल्चर का पार्ट था, उसके बाद फिशरी उठाया गया तो एनिमल हस्बेंड्री में जोड़ा गया। लेकिन आज भी फिशरी को इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के तहत रिकॉग्निशन नहीं है, जबकि आप आंध्रा वगैरह में जाइएगा वहाँ फिशरी को इंडस्ट्री का रिकॉग्निशन है, मान्यता है। इसलिए कि जब हम पानी से मछली को बाहर निकालते हैं तो मछली जो है, ये काम निकालने का काम सनसेट टू सनराइज, बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले ये काम किया जाता है, समझे। अगर दिन में काम करें तो उसके बॉडी के वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाएंगे, वो मछली तुरंत मर जाएगी। लेकिन रात में जब करते हैं तो उसके बॉडी के वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपराइज नहीं होते हैं, जिससे जल्दी वो मरती नहीं है, लंबा समय तक जिंदा रह जाती है। तो अब जब मछली से हम जाल से निकालते हैं तो उसको बाइफरकेट किया जाता है साइज वाइज, समझे। छोटा साइज को फिर से उसको हम वाटर में फेंक देते हैं, और बड़े साइज को हम क्या करते हैं कि उसको हम पैकेजिंग में करते हैं, समझे। अब क्या होता है कि मछली निकालना, उसकी पैकेजिंग, उसको बाइफरकेट करना साइज वाइज, और उसको पैकेजिंग करना। पैकेजिंग में क्या करता है कि स्नो का, बर्फ़ का पाउडर रहता है, बर्फ़ के सिल्ली को पीस देते हैं, वो स्नो बन जाता है, बर्फ़ का पाउडर बन जाता है, और उसको जो है वो एक लेयर पाउडर देते हैं, एक लेयर मछली देते हैं, फिर से एक लेयर पाउडर दे देंगे, एक लेयर मछली दे देंगे, फिर से एक लेयर पाउडर दे देंगे, इसलिए उसको पैकेजिंग कर देते हैं, मछली देते हैं। ये मछली मरती नहीं है, अगर गलती से मर गई तो सड़ेगी भी नहीं, उसको पैक कर देते हैं। तो ये काम जो है अपने यहाँ स्पेसिफिक कास्ट को मिला है, और उस कास्ट की जनसंख्या, पॉपुलेशन लिमिटेड है। तो यहाँ अगर महिला को रात्रि पाली में अलाउ नहीं किया जाए तो हमारा ये फिशरी इंडस्ट्री पर इविल इफेक्ट पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कि ये कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है, हर कास्ट के लोग ये काम नहीं करते हैं। तो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन होने के कारण स्पेशल प्रेफरेंस इसको दिया गया। इसको कहा गया इन केस ऑफ फिश स्कैनिंग एंड क्यूरिंग, यानी मछली के रेख रखाव या पैकेजिंग के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास आप परमिशन लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट से आप एप्लीकेशन दीजिए। कोई भी एम्प्लॉयर है जो इससे कंसर्न एम्प्लॉयर है वो एप्लीकेशन देगा, और स्टेट गवर्नमेंट वीमेन को नाइट में एम्प्लॉय होने के लिए अलाउ करेगी, वीमेन को नाइट में एम्प्लॉय होने के लिए अलाउ करेगी। और ये जो अलाउ करेगी इसकी वैलिडिटी होगी 3 इयर्स, यानी 3 साल तक आप इसकी मान्यता होगी, और 3 साल के बाद आपको री परमिशन लेना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, समझे। फिर से आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। अब जितना दिन तक आपको एम्प्लॉय करना है वीमेन को, परमिशन ले लीजिए और लेकर के एम्प्लॉय करते रहिए। अब हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, ये जो है ये प्रावधान कि महिला रात्रि पाली में नियोजित होगी, कानून संशोधित हो गया, ये हो गया, बहुत दिन से चल रहा है, चर्चा चल रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, अभी भी वहाँ है, अनटिल और अनलेस कि जब तक कोड आपका लागू नहीं हो जाए। कोड जब लागू हो जाएगा तब क्या प्रावधान होगा वो हम देखेंगे, लेकिन अभी भी है कि महिला को रात्रि पाली में, नाइट में एम्प्लॉय नहीं करना है, उसी प्रावधान। ये क्या हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वह परमिशन मांगे कि हमको नाइट में महिला को एम्प्लॉय करने के लिए परमिशन दिया जाए। तो वहाँ 2 फैक्टर आए। पहला फैक्टर आया कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन, महिला की सेफ्टी और सिक्योरिटी, समझे, सेफ्टी और सिक्योरिटी। सुरक्षा एवं संरक्षा की बात आया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ये लेती है कि हम इसकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेती है तो उसको हम अलाउ कर देंगे। तो इन द रीजन ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी, तो ये प्रणब मुखर्जी के रीजन में महाराष्ट्र को ये परमिशन मिला। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हो, महाराष्ट्र में अगर कोई इस तरह का इंडस्ट्री है, कारखाना है,
तो उसमें महिला को रात में नियोजित करने के लिए अनुमति वहाँ मिल गया गवर्नमेंट को कि आप नोटिफाई करके अपने राज्य में लागू कर दीजिए, समझे। तो इस हाँ महाराष्ट्र किसी भी कारखाना में, समझे, उसके लागू कर दिया गया, समझे। केवल महाराष्ट्र राज्य में, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये परमिशन दिया गया, अदर स्टेट में ये परमिशन नहीं रहने दी। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है दैट इज नाइट शिफ्ट। देखिए, जैसे कोई वर्कर है वो नाइट शिफ्ट का है, तो हमारा नॉर्मल जो है नाइट शिफ्ट होता है 10 PM टू 6 AM, 10 बजे रात्रि से लेके 6 बजे सुबह, यही हमारा नाइट शिफ्ट है। तो मानिए कि ये 10 PM टू 6 AM, 10 PM एंड 6 AM। ये अगर मंडे को जा रहा है 10 PM में, तो वापस कब आ रहा है? ट्यूसडे को 6 AM में, और ट्यूसडे को वापस आ रहा है। वो दिन भर छुट्टी, दिन भर कोई काम नहीं, फिर से वो जाएगा कब? 10 PM जाएगा ट्यूसडे को, वापस आएगा 6 AM वेडनेसडे को। अब तो वो दिन भर छुट्टी में रहता है, 6 बजे सुबह आया, यानी कि 7 बजे पहुंचा, 10 बजे रात तक तो दिन भर छुट्टी है। इसको भी वीकली हॉलीडे देना है। ऐसा नहीं कि इसके वीकली हॉलीडे को आप इग्नोर कर दीजिए, ओवरलुक कर दीजिए, समझे। इसको भी वीकली हॉलीडे देना है। कानून कहता है कि ये जैसे टर्मिनेशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट हुआ, वैसे उसमें 24 आवर्स जोड़ दीजिए, 24 घंटा जोड़ दीजिए, क्योंकि एक दिन 24 आवर्स का होता है। अब 24 घंटा जैसे जोड़ दिए तो ये 6 AM हो जाएगा कब? थर्सडे। अब थर्सडे को 6 AM तक उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। अब दो ही उपाय हैं कि आप उसको जब भी एम्प्लॉय होता है वो 10 बजे रात में जाता है, तो वह फिर से यहाँ भी नहीं जाएगा। कब जाएगा? 10 PM हो जाएगा थर्सडे को, और आएगा कब? 6 AM फ्राइडे को वापस आएगा। ठीक है, वीकली हॉलीडे इसको देना है। अब यहाँ से यहाँ तक वो रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ के बाद तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, समझे। तो ये 6 AM के बाद, ये 6 AM से हमारा मॉर्निंग शिफ्ट शुरू होता है, यहाँ 2 PM से हमारा इवनिंग शिफ्ट शुरू होता है। यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट हो जाता है, यहाँ इवनिंग शिफ्ट हो जाता है। तो अगर शिफ्ट नहीं चेंज किए तो 10 बजे जाएगा। वो क्या करता है कि यहाँ से उसको शिफ्ट चेंज करके यहाँ बुला लेता है, नहीं समझे। तो शिफ्ट कैसे चेंज होता है? नाइट शिफ्ट से खींचता है, इवनिंग शिफ्ट में लाता है, फिर से इवनिंग शिफ्ट से खींचता है, मॉर्निंग शिफ्ट में लाता है, मॉर्निंग शिफ्ट से खींचता है नाइट शिफ्ट, इस तरह से। तो ऑलवेज जो शिफ्ट चेंज होता है वह वीकली हॉलीडे के जस्ट बाद होता है, समझे। इसलिए कि हमारा रिस्ट्रिक्टेड यहीं तक है 6 AM, यहाँ के बाद रिस्ट्रिक्शन नहीं है, समझे। तो 6 AM तक तो बुला नहीं है, जब भी बुलाइएगा 6 AM के बाद ही बुला सकते हैं। तो 6 AM के बाद बुलाना है तो अब अभी तो हमारा ये मॉर्निंग शिफ्ट ही 6 AM में शुरू होगा, उसके बाद इवनिंग होगा, तब नाइट आएगा। तो क्या करता है कि नाइट से खींच के उसको इवनिंग शिफ्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट ट्रांसफ़र, समझे। तो ऑलवेज चैप्टर 7 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स एंड चिल्ड्रन, युवा व्यक्ति एवं बालकों का नियोजन। इस पर है चैप्टर 7। इसका पहला प्रावधान है, फर्स्ट प्रोविज़न है, प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट। नियोजन पर प्रतिषेध।
नियोजन पर प्रतिशत। तो हम लोग देखे हैं कि यंग चाइल्ड 14 से जो कम है उसको हम कहते हैं यंग चाइल्ड, बिलो 14 ईयर्स इसको कहा जाता है यंग चाइल्ड, युवा बालक। और 14 से 15 वाला बालक। तो यंग चाइल्ड यहाँ कहता है कि जो भी बिलो 14 है उसको फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं होगा, शैल नॉट एम्प्लॉय इन फैक्ट्री। इनको कारखाना में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। इसको ऐसे कहेंगे कि एनी पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स ऑफ एज शैल नॉट एम्प्लॉय इन फैक्ट्री। यानी वैसा व्यक्ति जो 14 बरस की आयु नहीं पूरा किया हो उसको कारखाना में नियोजित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविज़न दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। अब दो तरह की स्थिति होता है, एक एडल्ट के केस में, एक नॉन एडल्ट के केस में। नॉन एडल्ट मतलब बिलो 18 ईयर्स, जो 18 बरस से कम है। तो अगर कोई एडल्ट एम्प्लॉय है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल सर्टिफिकेट यानी फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट दे देता है तो उसकी वैलिडिटी होती है टिल रिटायरमेंट। जब तक उसका सर्विस कंटिन्यू रहेगा वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। लेकिन जो 18 बिलो 18 हैं उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल ही होती है ने। तो यहाँ ये देखिएगा कि ये प्रोविज़न लागू होता है बिटवीन 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज है, यानी यंग पर्सन पर। यह यंग पर्सन जाएंगे, समझे, सर्टिफाइंग सर्जन की अपॉइंटमेंट करना है तो ये सर्टिफाइंग सर्जन के पास जाएंगे। सर्टिफाइंग सर्जन इनका फिजिकल फिटनेस चेक करेगा। अब ये यंग पर्सन दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं चाइल्ड जो 14 to 15 ईयर्स के बिटवीन एज होते हैं, और दूसरे को कहा जाता है एडोलेसेंट, कुमार या किशोर। एडोलेसेंट इनकी आयु होती है 15 to 18 ईयर्स बिटवीन। अब कानून कहता है कि इनको जो सर्टिफिकेट होगा उसका नेचर होगा टू वर्क एज चाइल्ड। इनको हमेशा चाइल्ड जैसा कार्य करने का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट इशू करेंगे। कौन? सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन कौन है? अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये मेडिकल अथॉरिटी होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, ठीक है। इसके केस में कहता है कि इनको दोनों सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, आइदर टू वर्क एज चाइल्ड, टू वर्क एज चाइल्ड बालक जैसा कार्य करना, और टू वर्क एज एडल्ट या वयस्क जैसा कार्य करना। ये किस पर निर्भर करेगा? तो उनके फिजिक पर निर्भर करेगा, उनके बॉडी पर निर्भर करेगा। अगर पूरा तगड़ा दिखाई दे रहे हो, समझे, फिजिकली बहुत फिट दिखाई दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, टू वर्क एज एडल्ट का दे देगा। अगर लीन एंड थिन दिखाई दे रहे हैं, टू वर्क एज चाइल्ड का सर्टिफिकेट देगा। ये सर्टिफिकेट जो मिलेगा आइदर टू वर्क एज चाइल्ड और टू वर्क एज एडल्ट शैल बी डीम्ड एज वैलिड फॉर 1 ईयर। इसकी वैलिडिटी कितना होगा? 1 ईयर की होगी। और 1 ईयर के बाद क्या कराना पड़ेगा? रिन्यूअल कराना पड़ेगा, जब तक टिल द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, जब तक कि आप 18 साल की आयु नहीं पूरी कर लेते, ठीक है। और हाँ, एडल्ट का है कि एक बार जो जमा किया उसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी टिल सर्विस पीरियड होता है, और इनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल होती है, और 1 साल के बाद रिन्यूअल कराना होगा। कब तक? टिल कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। और 18 साल के एज जैसे कंप्लीट कर ली और उसके बाद टू वर्क एज एडल्ट का जो फिजिकल फिटनेस का दिए वो आपका टिल रिटायरमेंट या टर्मिनेशन फ्रॉम वर्क
सर्विस, जब तक कि सर्विस का आपका टर्मिनेट नहीं किया जाए तब तक उसकी वैलिडिटी बनी रहती है, ठीक है। और बीच में इल हेल्थ होता है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, समझे। जैसे बीच में किसी की तबीयत खराब हो गई, 2 माह बीमार रहा, 2 माह के बाद फिर से वो जब जॉब ज्वाइन करता है, समझे, और वो जो बेनिफिट लेता है, मेडिकल बेनिफिट लेता है, उसके आधार उस समय उसको फिर से फिजिकल फिटनेस का दिया जाता है, फिजिकल फिटनेस उसको देना होता है। तो ये हमारा देखिए इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट इशू टू एडोलेसेंट, यानी किशोर को निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रभाव। तो यहाँ किशोर देखिए, चाइल्ड को ऑलवेज मिलेगा टू वर्क एज चाइल्ड, लेकिन किशोर को मिलेगा टू वर्क एज चाइल्ड और टू वर्क एज एडल्ट। अब यहाँ अगर किशोर को मिल गया टू वर्क एज एडल्ट, किशोर को मिल गया टू वर्क एज एडल्ट, यह प्रमाण पत्र मिलेगा, मिल गया। तो ये एडोलेसेंट शैल एम्प्लॉय एज एडल्ट 9 आवर्स पर डे 48 आवर्स पर वीक। अगर इनको एडल्ट का प्रमाण पत्र मिल गया, दिया गया, इशू किया गया, तो इनसे एडल्ट जैसा काम लेंगे। और एडल्ट का हमारा आवर्स ऑफ वर्क है 9 आवर्स पर डे या 48 आवर्स पर वीक। लेकिन एक क्लॉज लगा दिया, क्लॉज ये है कि एडल्ट जो है वो नाइट में काम करते हैं कि नहीं, एडल्ट जो है वो नाइट में एम्प्लॉय होते हैं, नाइट शिफ्ट में होते हैं, समझे। तो अगर एडोलेसेंट को एडल्ट का मिला है तो ये नाइट शिफ्ट में एम्प्लॉय नहीं होंगे, नाइट शिफ्ट में एम्प्लॉय नहीं होंगे। कब तक? टिल कंप्लीशन ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज, टिल कंप्लीशन ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज, जब तक कि 17 वर्ष की आयु नहीं पूरा कर। तो यही अगर एडोलेसेंट को मिला है टू वर्क एज चाइल्ड एडल्ट, समझे, अगर एडोलेसेंट को मिल गया, एडोलेसेंट को मिला टू वर्क एज एडल्ट, एज एडल्ट, फिर भी ये नाइट शिफ्ट में कार्य नहीं करेंगे, दे शैल नॉट एम्प्लॉय इन नाइट शिफ्ट। समझे। तो इनको नाइट शिफ्ट में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, एम्प्लॉय नहीं होंगे। कब तक? टिल कंप्लीशन ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज। जब तक वह 17 वर्ष की आयु नहीं पूरा करे। जबकि हमारा एडल्ट क्या है, एडल्ट जो है वो नाइट शिफ्ट में काम करता है। लेकिन अगर एडोलेसेंट को टू वर्क एज चाइल्ड का मिला तभी इनको 17 साल जब तक नहीं हो जाता नाइट शिफ्ट में एम्प्लॉय नहीं करेंगे। अब एक प्रावधान है, वो है नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी ए टोकन, नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी ए टोकन। अभ्यास कर्मी को टोकन रखना, टोकन जैसे बैंक वगैरह में टोकन देता है, हम चेक देते हैं विड्रॉ करने के लिए, और टोकन उसके अगेंस्ट में देता है, फिर से कैशियर के पास जाते हैं और टोकन के अगेंस्ट में पेमेंट देता है। तो टोकन क्या है कि एक सिंबल है, ये एक विटनेसेज है, एविडेंस है, समझे, पेमेंट का। तो उसी तरह से नॉन एडल्ट वर्कर को टोकन दिया जाता है। इट में भी न्यूमेरिकल नंबर और मेटालिक भी हो सकता है, न्यूमेरिकल नंबर में भी हो सकता है। तो ज़्यादातर टोकन जो है न्यूमेरिकल नंबर में दिया जाता है, ताकि अगर मेटालिक है तो गर्दन में रखिए और कहीं भूल गया तो प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर नंबर में होगा, न्यूमेरिकल डिजिट में होगा तो डिजिट याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे। तो ज़्यादातर डिजिट में या मेटालिक आप किसी भी तरह से आप टोकन उसको दे दीजिए, समझे। जैसे एम्प्लॉइज़ नंबर दिया जाता है, एम्प्लॉइज़ नंबर, कर्मचारी संख्या दिया जाता है, तो वही एक तरह का वो। अब कहा है क्या कि ये नॉन एडल्ट वर्कर जो है वो अपने सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को
ये अपने सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे एम्प्लॉयर के पास, डिपॉजिट करेंगे टू द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर इशू करेगा टोकन, टोकन किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द सर्टिफिकेट, टोकन अगेंस्ट द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में टोकन करेगा, और कानून कहता है कि इस टोकन को अपने पास रखेंगे ड्यूरिंग वर्क। जब कारखाना में काम कर रहे हैं तो ये टोकन को अपने पास रखेंगे, समझे। अगर न्यूमेरिकल नंबर है तो कोई मेमोरी में रखना है नहीं, अगर कोई मेटालिक है तो अपने पॉकेट में रखिए, या उसका माला बना के पहन लीजिए, गर्दन में लटका लीजिए, बाह में बांध लीजिए, जैसे भी है, समझे। तो ये टोकन नंबर आपको वो इशू कर देगा, उसको पास रखिए। इसलिए कि इंस्पेक्टर जब जाएगा तो वो टोकन नंबर पूछता है या देखता है, और उस टोकन नंबर से आपका रजिस्टर में पूरा डिटेल देखता है, और यहाँ प्लेस ऑफ वर्क में वह देखता है कि प्लेस ऑफ वर्क पर आपका क्या कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, और रजिस्टर में क्या आपकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है। दोनों मैच कर गया मतलब ओके है, जहाँ दोनों में डिफरेंस आ गया तो तुरंत चार्ज शीटेड हो जाएगा। तो ये काम के लिए ये टोकन इशू कर देगा, समझे। तो एम्प्लॉयर, ये कानून कहता है कि द एम्प्लॉयर शैल इशू टोकन टू द नॉन एडल्ट वर्कर अगेंस्ट द सर्टिफिकेट, एंड द नॉन एडल्ट वर्कर शैल डिपॉजिट द सर्टिफिकेट टू द एम्प्लॉयर। नहीं, ये कर देंगे, ठीक है।